हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। और आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो है मॉडर्न अप्रोचेस। और मॉडर्न अप्रोच में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बिहेवियरल अप्रोच। राइट। सो आज के वीडियो में क्या रहेगा मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे कि पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या ऐसी सिचुएशंस रही थी कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे वो जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस के रिजल्ट्स थे, जो अचीवमेंट्स थे, उसके साथ डिससेटिस्फाइड थे और न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस को खोजने के लिए उन्होंने मॉडर्न अप्रोचेस को अडॉप्ट किया। देन हम डिस्कस करेंगे कि वो सारे फैक्टर्स जिन्होंने हेल्प की फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न अप्रोचेस एज वेल एज बिहेवियरिज्म। देन व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मॉडर्न अप्रोचेस एंड बिहेवियरल अप्रोच। देन डेविड ईस्टन का कॉन्ट्रीब्यूशंस देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से जो बिहेवियरल अप्रोच है उसको डेवलपमेंट करने पे हेल्प की है। देन क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे हम बिहेवियरल अप्रोच का कि बिहेवियरल अप्रोच की अपनी क्या शॉर्ट कमिंग्स थी जिसकी वजह से पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया। देन कंक्लूजन करेंगे विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बिहेवियरल अप्रोच कि क्या न्यू डेवलपमेंट्स हुए थे बिहेवियरल अप्रोच की वजह से। राइट। तो इतना कुछ आज की वीडियो में रहने वाला है। ये टॉपिक क्यों हम एड्रेस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो कि लॉट्स ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, तो इम्पॉर्टेंट है। एंड सेकेंड थिंग कि इवन जब भी मैं भी अपने ग्रेजुएशन में मैं इस टॉपिक को फर्स्ट टाइम पढ़ रही थी या ऑप्शनल के लिए पढ़ रही थी, मुझे भी बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता था। बट सीरियसली आज मुझे लगता है कि कितना इजी टॉपिक है ये और हम इसे बेवजह इतना बड़ा और इतना कॉम्प्लेक्स समझते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इसको बहुत ही इजी तरीके से आपको समझा पाऊँ ताकि बिहेवियरल अप्रोच या मॉडर्न अप्रोचेस जैसे मुझे टफ़ लगते थे अपने टाइम पे आपको उतने टफ़ ना लगें। राइट। ये मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो अभी व्हाई मॉडर्न अप्रोचेस? भाई जब ट्रेडिशनल अप्रोचेस ऑलरेडी थे पॉलिटिकल साइंस में तो ये मॉडर्न अप्रोचेस की क्यों ज़रूरत पड़ी? ट्रेडिशनल अप्रोच का मैं लिंक आपको आई बटन पे ऊपर दे रही हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो, जिसमें मैंने ये डिस्क्राइब किया था कि अप्रोचेस क्या होते हैं। तो मैं एक क्विक ओवरव्यू दूंगी कि व्हाट आर अप्रोचेस, फिर हम देखेंगे व्हाई मॉडर्न अप्रोचेस। तो अप्रोच हमने देखा था कि क्या है, एक इंक्वायरी होती है, एक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, वे ऑफ इंक्वायरी होता है जब हम किसी टॉपिक को, किसी एरिया को एड्रेस करते हैं, डील करते हैं। तो अप्रोचेस जब हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल इंक्वायरी किस तरीके से डिफरेंट स्कॉलर्स ने अडॉप्ट की है उसे हम अप्रोचेस कहते हैं। राइट। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस में हमने देखा था कि किस तरीके से वैल्यू पे फोकस किया जा रहा था, फैक्ट को इग्नोर किया जा रहा था, जो एक्चुअल वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम या रियलिटीज़ ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम था उसको इग्नोर किया गया था और सिर्फ वैल्यूज़ पे बेस्ड आइडियल बातें की गई थी। तो मॉडर्न अप्रोचेस के टाइम पे ये फील किया गया कि जो अभी एग्जिस्टेंस अप्रोचेस हैं, जो ट्रेडिशनल अप्रोच थे, इनकी परफॉर्मेंस अब रेलेवेंट नहीं रह गई है। तो हमें पॉलिटिक्स को एक न्यू पर्सपेक्टिव से स्टडी करने की ज़रूरत है। क्यों रेलेवेंट नहीं रह गया था? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे। आप देखेंगे कि यूएस में, अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारा सोशल टर्मोइल चल रहा था, न्यू मूवमेंट्स चल रहे थे, जैसे कि ब्लैक वाइट मूवमेंट चल रहा था, वुमेन राइट्स को लेकर इश्यूज़ चल रहे थे। तो नए तरीके के इश्यूज़ थे। फिर वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 को भी ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रेडिक्ट नहीं किया था। राइट। तो इस तरीके के जो एक्चुअल हैपनिंग हो रही थी उन इश्यूज़ को डील नहीं किया जा पा रहा था। जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस थे उनको ना प्रेडिक्ट किया जा पा रहा था, ना उन प्रॉब्लम्स का सलूशन प्रोवाइड कर पा रहा था पॉलिटिकल सिस्टम। तो एक ज़रूरत पड़ी कि हम न्यू पर्सपेक्टिव को लाएं जिससे कि जो प्रेजेंट करंट ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स हैं उस समय उसको डील किया जा सके। देन ट्रेडिशनल अप्रोचेस की जो डिफिशियंसीज़ थी उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। डिफिशियंसीज़ क्या थी कि जो फैक्ट को इग्नोर किया जा रहा था, एक्चुअल वर्किंग रियलिटीज़ को इग्नोर किया जा रहा था, इन्हें मिनिमाइज़ करना था। हम साइंटिफिक स्टडी करेंगे ताकि जो फ्यूचर फिनोमिनाज हैं उसको बेटर प्रेडिक्ट कर पाएँ। राइट। इसके बाद से
एम्पिरिकल स्टडी होगी जिससे कि हम रियलिटीज़ को कंसीडर कर पाएँ, जो पॉलिटिकल साइंस की स्टडी हो उसको रेलेवेंट बना पाएँ, राइट। देन फैक्ट बेस्ड अप्रोच को लाना, देन नॉर्मेटिविज्म था उसको रिप्लेस करना था एम्पिरिसिज्म से। नॉर्मेटिविज्म मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि जो वैल्यू बेस्ड था, जो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स जैसे आइडियल्स, हमारे जो मोरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़, इन पर बेस्ड था। एम्पिरिसिज्म मतलब जो ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हो, ऑब्जेक्टिविटी को एड्रेस किया जाना था। ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पे जो आप डाटा निकाल पा रहे हो उसके आधार पर बात करना, ना कि आइडियल बातें करना। ओके, देन एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रेलेवेंट डाटा। फॉर एग्जांपल, जब हम वोटिंग बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं तो नॉर्मेटिविज्म में क्या होगा कि वोटिंग किस आधार पर होना चाहिए कि जो बेस्ट गवर्नमेंट हो, जो लोगों के लिए रूल करे, जो कॉमन गुड को अप्रोच करे। ये एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करेंगे कि जो वोटिंग बिहेवियर है इंडिविजुअल्स का वो किस किन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस हो रहा है, जैसे कि फ्रीबीज या जो कास्ट सिस्टम है उसके बेसिस पे, या जो क्लास डिवीज़न है उसके बेसिस पे हो रहा है, या पॉपुलिस्ट डिसीजंस की वजह से हो रहा है, या जो करप्शन है या जो मैस्कुलर पावर है, किन किन चीज़ों से अफेक्ट हो रहा है। तो ये हो जाएगा एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न अप्रोचेस। सो व्हाट आर दीज कैरेक्टरिस्टिक? तो सबसे पहले तो ये कि जो हम कंक्लूज़न निकालेंगे वो एम्पिरिकल डाटा पे निकालेंगे। अब मैं एग्जांपल वोटिंग बिहेवियर का ही लेकर चलूँगी जिससे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग हो वो थोड़ी सी क्लियर हो। तो अब ये कैसे कंक्लूज़न हम एम्पिरिकल डाटा से कैसे निकालेंगे? सी, जब वोटिंग जो सिटीजन्स हैं वो वोट कर रहे हैं इलेक्शन के टाइम पे ना, तो आप ऑब्ज़र्व करोगे, आपके पास रिसर्च का एक सर्वे होगा जिसमें आप ये करोगे कि जो ये वोट दे रहे थे, मान लीजिए आपने 10 इंडिविजुअल्स पे किया, तो 10 इंडिविजुअल्स का देखोगे कि इंडिविजुअल 1 ने किस आधार पर उसका वोटिंग बिहेवियर किस चीज़ की वजह से उसने कैंडिडेट ए को दिया, या जो दूसरा पर्सन है वो कैंडिडेट बी को दे रहा है तो क्यों दे रहा है, क्या कैंडिडेट बी ने पैसे दिए हैं, या उसकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, या उसने डरा धमका के वोट दिलाया है, ये सारी चीज़ें, राइट। या वो इसके कास्ट का है, कम्युनिटी का है, इसलिए उसे दे रहा है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन के साथ आप क्या करोगे, पूरे फैक्ट नोट डाउन करोगे, देन कंक्लूज़न निकालोगे कि हाँ वोटिंग बिहेवियर्स इंडिविजुअल्स के किन किन चीज़ों, किन किन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो ये होता है कंक्लूज़न फ्रॉम द एम्पिरिकल डाटा। ओके, देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो मॉडर्न अप्रोचेस, सी अभी हम मॉडर्न अप्रोचेस कर रहे हैं, अभी हम बिहेवियरल अप्रोच में बताऊंगी आपको डिटेल में, सो डोंट गेट कंफ्यूज। मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया था कि पहले हम मॉडर्न अप्रोच को समझ लेंगे जिससे कि बिहेवियरल अप्रोच को समझने में हमें आसानी हो जाए। ओके, ऑलरेडी मैंने बताया कि मैं कोशिश करूँगी कि ये बहुत आसान टॉपिक लगे आपको, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है जनरली स्टूडेंट को, इवन मुझे भी लगता था। तो यही मेरा एम है। तो हाँ, तो ये समझ आया कि वाई मॉडर्न अप्रोचेस। और अभी हम समझ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गई, एम्पिरिकल डाटा समझ आ गया। देन जो मॉडर्न अप्रोचेस का एम क्या था कि हमें सिर्फ ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या हिस्टोरिकल एनालिसिस कर रहे हैं इससे थोड़ा बियॉन्ड जाना है, 1 स्टेप फॉरवर्ड जाना है। आपने देखा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच में किस तरीके से जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस थे, स्ट्रक्चर्स थे, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इन सब का स्टडी किया जा रहा था, गवर्नमेंट का, स्टेट का। तो मॉडर्न अप्रोचेस में ये बात को ऑब्जर्व किया गया कि हमें सिर्फ इन तक सीमित नहीं रहना है फॉर्मल स्ट्रक्चर तक, क्योंकि जो नॉन फॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर या सोशल या कल्चरल फैक्टर्स, वो भी इम्पैक्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल आउटकम्स को या पॉलिटिकल फिनोमेनास को। तो हमें जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या फॉर्मल स्टडी है इससे बियॉन्ड जाना होगा। फिर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब पॉलिटिकल साइंस को हम आइसोलेशन में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी क्या कर रहे हैं, ह्यूमंस को, इंडिविजुअल्स के द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशंस को। तो जो इंडिविजुअल्स है वो इन्फ्लुएंस होता है अदर सोशल सर्कमस्टेंसेस से, कल्चरल सर्कमस्टेंसेस से या इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस से, राइट। अब इसको मैं एक एग्जांपल लूँगी यहाँ पर
कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम गवर्नमेंट गवर्नेंस पढ़ते हैं ना, पब्लिक पॉलिसीज़, तो अगर गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ज़्यादा है, मतलब जीडीपी ग्रो अच्छा हो रहा है तो रेवेन्यू अच्छा है, तो जब रेवेन्यू अच्छा है, गवर्नमेंट के पास पैसा है, तो पब्लिक पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट पैसे ज़्यादा खर्चा करेगी। जैसे कि मान लीजिए एजुकेशन में, तो गवर्नमेंट एजुकेशन में, हेल्थ पे ज़्यादा पैसे खर्च करेगी। तो हमारी जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, कनेक्टेड हैं इकोनॉमी से। इसी तरीके से कल्चर से कनेक्टेड हैं, सोशियोलॉजी से कनेक्टेड हैं, साइकोलॉजी से कनेक्टेड हैं, राइट। तो ये है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़, राइट। तो इसमें फोकस किया गया कि पॉलिटिकल साइंस को जो अदर सोशल साइंसेज हैं उनके साथ इंटर कनेक्ट करके स्टडी किया जाए। देन साइंटिफिक मेथड्स को लाना था। तो पॉलिटिकल स्टडी, पॉलिटिकल इंक्वायरी में हमें अडॉप्ट करना था साइंटिफिक मेथडोलॉजी को। अब साइंटिफिक मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करोगे तभी तो एम्पिरिकल या ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन्स निकाल पाओगे, राइट। तो ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक थी। होप यू गॉट इट ना, कि अब अगर आपको मॉडर्न अप्रोचेस की कैरेक्टरिस्टिक लिखने को आए तो लिख सकते हो। अब हम आएंगे अपने बिहेवियरलिज्म में, राइट, कि बिहेवियरलिज्म क्या है। तो उसके पहले में एक बैकग्राउंड हमने मोटा माटी देख ही लिया कि किस तरीके से जो मॉडर्न अप्रोचेज हैं वो एग्जिस्टेंस में आए। तो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हमने देखा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, उसके बाद से कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए थे। अब वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे थे। ब्लैक वाइट मूवमेंट चल रहा था, फेमिनिस्ट जो मूवमेंट्स चल रहे थे, राइट, वुमेन राइट्स की डिमांड हो रही थी, या जो ये वर्ल्ड वॉर है उसके बाद से जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, राइट, इकोनॉमी स्लो डाउन हुई थी, तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ डेवलपमेंट किए गए। अमेरिकन स्कॉलर्स जिन्होंने अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन एंड शिकागो स्कूल इन्होंने, तो इसमें देखोगे कि इन लोगों ने ही डिमांड उठाई कि न्यू पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। अब क्यों ज़रूरत थी, इनको क्यों लगा, तो इनका जस्टिफिकेशन ये था कि जो ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ या प्रेजेंट में जिन मेथडोलॉजी का यूज़ करके हम पॉलिटिकल साइंस को स्टडी कर रहे हैं, दे आर नॉट इनफ। वाई नॉट इनफ? क्योंकि इन्होंने बहुत ही लिटिल अटेंशन, बहुत ही कम ध्यान दिया है किस तरफ, कि वो एक्चुअल वर्किंग कैसे हो रही है इंस्टीट्यूशंस की। हम सिर्फ इंस्टीट्यूशन को स्टडी कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, पावर क्या है, वर्किंग कैसे, बट एक्चुअल कैसे वर्किंग हो रहा है ना, हमें रियलिटीज़ को कंसीडर करना होगा। तो फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरलिज्म, तो सेम वही जो मॉडर्न अप्रोचेस का हमने डिस्कस किया ना, तो वही। अब भाई बिहेवियरलिज्म भी तो एक मॉडर्न अप्रोच है, तो वो भी पॉइंट्स आप इस पे ऐड कर सकते हो। तो पहला डिससेटिस्फेक्शन, और ये डिससेटिस्फेक्शन किसके साथ था, अचीवमेंट्स ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच। देन जो ट्रेडिशनल अप्रोच था, इनकी फेल्योर जो रही थी टू प्रेडिक्ट दी वर्ल्ड वॉर्स, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, राइट। इसके बाद से जैसे और भी बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुई थी रसिया में, चाइना में, और जो मूवमेंट्स चल रहे थे, मैंने जो कॉलोनियल कंट्रीज़ थी, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थे, तो इस तरीके के जो पॉलिटिकल चेंजेस चल रहे थे, तो पॉलिटिकल साइंस वाज अनेबल टू प्रेडिक्ट दीज काइंड ऑफ फिनोमिनाज या मोमेंट्स, राइट। देन इसके बाद से एक और भी फैक्टर था, जो कम्युनिज्म उस टाइम स्प्रेड कर रहा था। आप देखोगे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो वहाँ से कोल्ड वॉर शुरू होता है। अगर थोड़ा बहुत आपको इंटरनेशनल रिलेशन का आइडिया हो तो ये पता चल रहा होगा। ये चीज़ें टफ हमें पता है क्यों लगती हैं, क्योंकि हम इसको इंटरकनेक्ट करके नहीं पढ़ पाते हैं दूसरे सब्जेक्ट या दूसरे इवेंट्स के साथ में। ओके तो क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता है ना। आज मुझे इजी इसलिए शायद लग रहा है क्योंकि मुझे आइडिया हो गया है अभी पूरा पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस का। तो आप फर्स्ट ईयर में हो, आपको अभी आपने थर्ड सेमेस्टर का पेपर नहीं पढ़ा है इंटरनेशनल रिलेशन, तो आप नहीं कनेक्ट कर पाओगे शायद। दिस इज़ द रीज़न जो हमें पॉलिटिकल साइंस के कुछ टॉपिक्स टफ लगते हैं ना। तो मैं बताती हूँ, देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ख़त्म हो गया तो दो सुपर पावर एग्जिस्टेंस में आई, एक यूएसए आया और एक यूएसएसआर, रसिया जो प्रेजेंट में है। दोनों सुपर पावर क्यों कहा गया, क्योंकि दोनों के पास जो रिसोर्सेज ज़्यादा थे, लीडर्स थे, और दोनों के अपने अपने ब्लॉक्स थे। जो अदर कंट्रीज़ थी वो इनके ग्रुप में शामिल थे और ये दोनों कंट्रीज़ लीड कर रहे थे।
तो कोल्ड वॉर के टाइम पे आप देखेंगे यूएसए चाह रहा था कि सब जगह डेमोक्रेसी फैले, यूएस की हेजेमनी हो। यूएसएसआर जो रसिया है प्रेजेंट का, वो चाह रहा था कि कम्युनिज्म फैले और यूएसएसआर की हेजेमनी हो। तो ये कोल्ड वॉर चल रहा था, एक्चुअल बैटल नहीं हुआ था, ये आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा था। भाई डेमोक्रेसी या कैपिटलिज्म या कम्युनिज्म, ये दो आइडियोलॉजी हैं डिफरेंट, और इन्हीं को डोमिनेंस के लिए स्प्रेड करने की लड़ाई चल रही थी, राइट। तो आप देखोगे कि जो बिहेवियरिज्म है ये अप्रोच कहाँ डेवलप हुआ था, ज़्यादातर यूएसए में, ये वेस्टर्न सोसाइटीज़ में। तो मेन इनका एम ये था कि जो कम्युनिज्म जो स्प्रेड हो रहा है इसको रोकना है। अब इसको रोकना है तो हमें नई थ्योरीज डेवलप करना होगा, नया पर्सपेक्टिव डेवलप करना होगा। दिस वाज आल्सो अ रीज़न, ओके, नॉट द ओनली रीज़न बट वन ऑफ द रीज़न। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो आप देखोगे कि इस समय जो रिसर्च एंड ऑल के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने फंडिंग करना शुरू किया, तो जब फंडिंग होगी, न्यू रिसर्च होगा, तो न्यू पर्सपेक्टिव तो आएगा ही आएगा, है ना। इसके बाद से अदर सोशल साइंसेस थे, उनके रिसर्च मेथड्स पे डेवलपमेंट हो रहा था। तो स्वाभाविक सी बात थी कि पॉलिटिकल साइंस जो एक सोशियोलॉजी है, सोशल साइंस है, उसमें भी उसके भी रिसर्च मेथडोलॉजी में डेवलपमेंट्स होगा, इम्पैक्ट पड़ेंगे, राइट। तो ऐसे ये कुछ फैक्टर्स थे जिससे कि बिहेवियरिज्म के लिए एक ग्राउंड तैयार हुआ, ओके। तो अब देखो कि यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का जो स्कोप था ना वो वाइड हो रहा था। स्कोप का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस टॉपिक इन द लास्ट वीडियो, ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जिसमें हम लोगों ने नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस की बात की है। तो स्कोप में हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़े जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इसके जो सब्जेक्ट मैटर थे वो इंक्रीज़ हो रहे थे, ब्रॉड हो रहे थे। कैसे? जैसे कि ग्राहम वॉलास हैं, इनके अकॉर्डिंग हमें पॉलिटिकल फिनोमेना को इंटरप्रिटेट करके देखना है किसके साथ में, साइकोलॉजिकल फोर्सेस, ना कि सिर्फ ये जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है इसके बियॉन्ड जाकर जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट कर रहे हैं उनको भी हमें एक साथ लाकर पढ़ना है, राइट, इंटरप्रिटेट करना है। देन कैटलिन एक स्कॉलर हैं जिन्होंने फोकस किया था इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे, मतलब कि पॉलिटिकल साइंस को हमें अदर सोशल साइंसेस के साथ इंटरकनेक्ट करके, इंटरलिंक करके पढ़ना होगा। देन चार्ल्स मेरियम का नाम बहुत पॉपुलर है, जो शिकागो स्कूल में जिन्होंने बिहेवियरल रिवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, और इनके एफर्ट्स की वजह से मेन फाउंडेशन तैयार हुई थी जिसके ऊपर डेविड ईस्टन ने बिहेवियरल अप्रोच को फर्दर डेवलप किया था, ओके। तो मेन एक्सपोनेंट क्या हैं बिहेवियरल थ्योरी के? डेविड ईस्टन, रॉबर्ट ए डहेल हो गए आपके, है ना, कि आपके नेक्स्ट ईएम किक पैट्रिक हो गए, हेन इलोआ हो गए, तो ये बहुत सारे लोग हैं। इसके बाद से फीचर्स देखते हैं, मतलब अभी तक हमने मॉडर्न अप्रोच के फीचर्स देखे थे, हम बिहेवियरल अप्रोच के पर्टिकुलर फीचर्स देखेंगे, राइट। सो इंडिविजुअल बिहेवियर पे को यूनिट ऑफ एनालिसिस बनाया गया इसमें एज कंपेयर टू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। सी, जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ रहे थे तो उसमें हम देख रहे थे कि जो यूनिट ऑफ एनालिसिस था या यूनिट ऑफ इंक्वायरी किसकी हो रही थी, जो स्टेट से रिलेटेड चीज़ें थी, गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशंस, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लीगल प्रोसेस, हिस्टोरिकल इवेंट्स, इन सब पे एनालिसिस हो रहा था। सो मॉडर्न अप्रोच पर्टिकुलरली बिहेवियरिज्म में फोकस किया गया कि जो हमें एनालिसिस करना है ना वो इंडिविजुअल बिहेवियर का करना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल बिहेवियर ही सारी चीज़ें ऑपरेट कर रहा है। तभी आप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की एक्चुअल वर्किंग को समझ पाओगे जब आप ह्यूमन बिहेवियर को समझ पाओगे। तो यूनिट ऑफ एनालिसिस, जो बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस थी यहाँ पर, इंडिविजुअल बिहेवियर हो गया इन द प्लेस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ओके। अब इसका ये मतलब नहीं कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस नहीं पढ़े जाएंगे, बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस की बात हो रही है। देन नेक्स्ट फीचर्स क्या था? साइंटिफिक आउटलुक किया गया किसका? पॉलिटिकल इंक्वायरी का या पॉलिटिकल साइंस का। और पॉलिटिकल इंक्वायरी में ऑब्जेक्टिविटी लाने की कोशिश की गई। ऑब्जेक्टिविटी का ये मतलब है कि फैक्ट के बेसिस पे एनालिसिस करना। जो मेज़रमेंट, जो क्वांटिटेटिव डाटा है ना,
जो ऑब्जर्वेशन से हमने निकाला है उसके बेसिस पे एनालिसिस करना, कंक्लूजन निकालना। ओके, देन मेथडोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हुआ यहाँ पे। अब मेथडोलॉजिकल कैसे चेंज आए, अब जो बिहेवियरल अप्रोच था इसमें साइंटिफिक मेथड्स अडॉप्ट किए गए। साइंटिफिक मेथड जैसे कि सर्वे, केस स्टडी, इंटरव्यूज़, या ये जो दूसरे एनालिसिस थे इनको करने के बाद से फैक्ट निकाले गए और फैक्ट से फिर बात करके एनालिसिस करके कंक्लूजन निकाला गया। देन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे अब तक कि व्हाट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। देन जो मेन कमिटमेंट था बिहेवियरल अप्रोच का वो था फॉर्मुलेशन ऑफ द एम्पिरिकल थ्योरी। पहले क्या बनता था, नॉर्मेटिव थ्योरी बनती थी जो ट्रेडिशनल अप्रोच थे। अब नॉर्मेटिव थ्योरी जो फिलोसफिकल थ्योरी होती थी या पॉलिटिकल फिलोसफी जिसे कहें हम, जिसमें से वैल्यूज़ आइडियलिस्टिक इन नेचर, जबकि एम्पिरिकल थ्योरी जो हमारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड थे, फैक्ट पे बेस्ड थे, ह्यूमन बिहेवियर के एनालिसिस पे बेस्ड थे, राइट, इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर थे। तो जो बिहेवियरल अप्रोच का मेन कमिटमेंट था वो था फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ एम्पिरिकल थ्योरी, जिससे कि रियलिटीज़ को एड्रेस किया जा सके, एक्चुअल वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम एंड फिनोमिनास को समझा जा सके। तो फीचर्स समझ गए आप बिहेवियरल अप्रोच के। अब मेन कंट्रीब्यूशन को देखते हैं जो डेविड ईस्टन ने किया था बिहेवियरल थ्योरी को सिस्टमेटिकली डेवलप करने में। तो डेविड ईस्टन ने 8 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं बिहेवियरलिज्म के, राइट। अब ये व्हाट आर दीज 8 एजम्पशंस या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियरल अप्रोच। पहला है रेगुलरिटीज़। अब रेगुलरिटीज़ का यहाँ पर क्या मतलब है, मतलब यूनिफॉर्मिटी, राइट। जैसे कि आप किसी फिनोमिना को एड्रेस कर रहे हो, डील कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो हर बार जितनी बार आप उसे करो, एनालिसिस करो, उतनी बार आपको सेम रिजल्ट मिले। गेटिंग इट। तो जैसे साइंस में क्या होता है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में क्या होता है, हम सेम केमिकल्स को अगर हम आपस में मिलाएंगे तो हमें सेम कंपोनेंट्स मिलेगा ना, तो ये यूनिफॉर्मिटी हो गई। तो रेगुलरिटीज़ मतलब रेगुलरिटीज़ की अगर सेम तरीके की सिचुएशन बनती है तो ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि जो इसका रिजल्ट होगा, आउटकम्स होगा, वो इस तरीके का होगा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्मिटी। गॉट इट। नेक्स्ट है वेरिफिकेशंस। अब जो हमने रिजल्ट निकाला, जो कंक्लूजन हमने विड्रॉ किया है, उसको हम टेस्ट कर सकें, एम्पिरिकली टेस्ट किया जा सके, मतलब हम वेरीफाई कर सकें। ओके। अब जैसे आप कई बार, जैसे मान लो 2+2 4 होता है ना, तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो ना, तो ये होते हैं वेरिफिकेशन। नेक्स्ट है टेक्निक्स। टेक्निक्स में साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज़ किया गया, मतलब टेक्निक्स टॉक्स अबाउट द मेथडोलॉजी। तो पॉलिटिकल इंक्वायरी की जो मेथडोलॉजी होगी वो साइंटिफिक इन नेचर होगी। ओके। देन क्वांटिफिकेशंस, मतलब जो रिजल्ट्स हैं, जो फैक्ट हैं, हम उनको नंबर्स पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके पहले ट्रेडिशनल अप्रोचेस में हम वैल्यूज़ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, अब क्वांटिफिकेशन हो रहा है तो हम नंबर्स पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फैक्ट पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट, जो मेजरेबल है। देन वैल्यू न्यूट्रल। तो वैल्यू न्यूट्रल एज सिंपल एज कि हाँ, वैल्यूज़ को इग्नोर किया जाएगा और फोकस किस पे किया जाएगा, फैक्ट पे फोकस किया जाएगा। देन सिस्टमेटाइजेशन। तो सिस्टम मतलब जो पूरी इंक्वायरी होगी, जो रिसर्च इंक्वायरी, पॉलिटिकल इंक्वायरी होगी, वो सिस्टमेटिक इन नेचर होगी, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से स्टेप 1 से जंप करके स्टेप 4 आ गए, फिर स्टेप 2 आ गए। साइंटिफिक स्टडी क्या होता है, जब हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करते हैं, जैसे कि आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो केमिकल ए करेंगे, फिर केमिकल बी मिलाएंगे, फिर सी मिलाएंगे। ऐसा थोड़ी कि सी और ए को मिला दिया, बी को छोड़ दिया, एक्सप्लोजन हो गया, राइट। तो यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें किया जाए, जिससे कि जो हमारा कंक्लूज़न निकले वो हमारा एम्पिरिकल कंक्लूज़न निकले, साइंटिफिक कंक्लूज़न निकले। देन प्योर साइंस। प्योर साइंस को समझना थोड़ा आसान है अगर आपने इसके बेसिक थीम को समझ लिया। सी, प्योरिटी का मतलब क्या होता है, प्योर का क्या मतलब है, पहली बार, मतलब कुछ भी मिक्स नहीं है उसमें। ओके। तो प्योर साइंस मतलब पॉलिटिकल साइंस को प्योर साइंस बनाना था, मतलब उसमें कुछ भी मिक्स्ड नहीं है। अब
क्यों मिक्स्ड नहीं है? क्योंकि प्योर हमने जो जो एनालिसिस है, जो कंक्लूजन निकाला है, या जो थ्योरी हमने बनाई है, वो इम्पीरिकल डाटा पे है, फैक्ट पे बेस्ड है। तो ये प्योर साइंस है कि जो हमारी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग थी ना किसी भी पॉलिटिकल फिनोमिना की, उस पर हम नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं, और इसके बाद से उसको हम प्योर थ्योरी बना रहे हैं, प्योर साइंस बना रहे हैं। ओके, देन इंटीग्रेशन ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ये भी आपको पता ही है, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट। तो होप्स हो कि अभी ये 8 एलिमेंट्स के बारे में आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि ये क्या क्या है जो डेविड ईस्टन ने दी थी। ओके, फिर क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिकल इवैल्यूएशन करने को आता है बिहेवियरल थ्योरी का या मॉडर्न अप्रोचेस का। तो अब आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि क्या क्रिटिसिज्म हो सकते हैं। सिंपल सा है, जिन जिन चीज़ों पे फोकस किया है या एम्फेसाइज किया गया जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है बिहेवियरिज्म को, उनको ही लेकर आपको शॉर्ट कमिंग्स कर देना है। जैसे कि बिहेवियरिज्म का मेन फीचर क्या था? फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, वैल्यू न्यूट्रल होना चाहिए। तो यही इसकी लिमिटेशन बन जाएगी कि ओवर एम्फेसिस है, बहुत ज़्यादा फोकस दे दिया है क्वांटिफिकेशन ऑफ द डाटा, और हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। तो क्या ह्यूमन बिहेवियर के हर एक एस्पेक्ट को आप क्वांटिफाई कर सकते हो, नंबर पे रिप्रेजेंट कर सकते हो? जैसे फॉर एग्जांपल आपकी हैप्पीनेस, आपकी सैडनेस, राइट, क्या आपकी इन सब चीज़ों को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। कई बार हैप्पीनेस की मीनिंग भी अलग अलग है ना हर किसी के लिए। आपके लिए हैप्पीनेस की मीनिंग अलग है, मेरे लिए हैप्पीनेस की मीनिंग अलग है। हाउ कैन यू क्वांटिफाई ऑल दीज थिंग्स ना? तो इसलिए थोड़ा सा ओवर एम्फेसाइज किया गया है क्वांटिफिकेशन ऑफ द डाटा, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल साइंस एज अ सोशल साइंस इररिलेवेंट हो गई है। अब इरेलीवेंट क्यों हो गई है? क्योंकि जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स थी उसका सलूशन नहीं प्रोवाइड कर पा रही थी पॉलिटिकल साइंस। ओके, अब जब फैक्ट पे ज़्यादा फोकस कर दिया तो सब्जेक्ट मैटर को इग्नोर कर दिया। जो सब्जेक्ट मैटर था इसका मेन जो था पॉलिटिकल साइंस के स्कोप, कहीं ना कहीं उसे इग्नोर किया गया। देन ये बात की जाती है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो हमेशा वैल्यू न्यूट्रल नहीं हो सकता है। ओके, क्योंकि हम और आप जिस तरीके के एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग्स में पले बड़े हैं, कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस हम पर होता है। आप उससे अलग नहीं हो सकते कभी भी। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं हम पैट्रियार्की का, राइट, जैसे पुरुष प्रधान समाज जिसे हम कहते हैं। तो जब हम वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन इक्वालिटी की बात हम सब करते हैं, मैं भी करूँगी, आप भी करेंगे, बाकी हमारे फैमिली में भी बात करेंगे, लेकिन जब अपने घर के बच्चों की ही इवन बात आ जाएगी, बेटी की बात, तो लोग उसे मतलब लेट नाइट बाहर नहीं जाने देंगे, कहेंगे नहीं नहीं सेफ्टी का इशू, कहेंगे नहीं सेफ्टी की वजह से मना कर रहे हैं हम तो वुमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करते हैं, लेकिन हम तो सेफ्टी की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हो सकता है डॉटर इन लॉ का लेके जो बहू सास का होता है, हम तो बेटी और बहू को बराबर मानते हैं, लेकिन जब बहू का घर की बात आएगी तो बहुत सारे आप एलिगेशंस लगाओगे, ये वो जो भी होता है अपने घर पे। इस अब ऑब्जर्व किया होगा ना चीज़ें ऑलरेडी अपने आसपास में, कि देखो लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, बट जब एक्चुअल में आता है करने को तो सब सारे प्रिंसिपल्स और सारे जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो साइड हो जाती हैं। होता है ना ऐसा, आपने फील किया होगा, आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा ना रियलिटीज़ में। तो ह्यूमन बीइंग हम कभी भी वैल्यू न्यूट्रल नहीं हो सकता है, राइट। तो इस आप जैसे कि हम कितना भी बात कर लेंगे वोटिंग बिहेवियर की, कहीं ना कहीं लोग अपनी कम्युनिटी, जो अपनी जाति है, अपना धर्म है, इससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहते ही हैं, चाहे जितना आप इसे कर लें, चाहे जितना हम एजुकेटेड हो जाएं, चाहे जितना हम अवेयर हो जाएं चीज़ों से, रहेगा ये चीज़ ना। देन इस डिफ़िकल्ट, हाँ, साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करना पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जैसे कि हमने देखा कि वैल्यू न्यूट्रल नहीं हो सकती। जब वैल्यू न्यूट्रल नहीं हो सकती, हमेशा हो सकता है कभी कभी हो जाए बट नॉट ऑलवेज, तो हम साइंटिफिक मेथड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो ये कुछ क्रिटिसिजम्स हैं, आप लिख सकते हो अपने एग्ज़ाम्स में, बट विथ एग्जाम्पल्स। आपको एग्जाम्पल्स ज़रूर देना है, और वो भी पॉलिटिकल से रिलेटेड, ओके, पॉलिटिकल अफेयर से रिलेटेड। देन कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो इतनी सारी शॉर्टकमिंग्स हम देखी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस ने कुछ नहीं, सॉरी, बिहेवियरल अप्रोच ने कुछ नहीं किया। बिहेवियरल अप्रोच का जो कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल साइंस में वो बहुत ही ह्यूज है, राइट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
बहुत सारे जो फर्दर जो डेवलपमेंट हुए थे, जैसे कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग अप्रोच, कम्युनिकेशन मॉडल जो डेवलप हुआ, तो कहीं ना कहीं उसका फाउंडेशन बिहेवियरल अप्रोच ही था। ओके, सो पॉलिटिकल साइंस को थोड़ा साइंटिफिक बनाया, इंडिविजुअल्स की डे टू डे लाइफ के थोड़े क्लोज ले गए, राइट। साइंटिफिक अप्रोच आने से हम जो पॉलिटिकल इवेंट्स थे उसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा इजी हो गया, प्रिडिक्टेबल इन नेचर हो गए। तो ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, एडवांटेज थे जो बिहेवियरल अप्रोच से आने के बाद हुआ, राइट। अब बिहेवियरल अप्रोच की ये शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए नेक्स्ट क्या आएगा, पोस्ट बिहेवियरलिज्म। तो नेक्स्ट जो अप्रोच है हम उसे जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म है उसे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो पोस्ट बिहेवियरलिज्म में होने वाला है। सो अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर पसंद आया हो तो डू कमेंट इन